नरोत्तम जी, आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी में। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं आपको, आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे राज्य को कि इस कोरोना जैसी महामारी से आप लोग जल्दी से जल्दी बाहर आएं और इसको परास्त करें। अब हम कुछ सवाल है जो कि मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाह रही है और देश की जनता भी जानना चाह रही है कि जिस समय पूरी दुनिया और पूरा भारत कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, उस समय मध्य प्रदेश में देश की दो राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता के संघर्ष से जूझ रही थी। तो अब संघर्ष तो खत्म हो गया, तो और आपकी सरकार भी बन गई फिर मध्य प्रदेश में। तो इस महामारी से लड़ने के लिए अब आपकी सरकार क्या क्या कर रही है? जो संभव है, सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी ने शपथ ली 23 तारीख को और उसके 1 घंटे के अंदर ही वल्लभ भवन में बैठक शुरू कर दी कोरोना की। कोरोना को हर स्तर पर निपटने की हमने तैयारी की। आज हमारे पास में 29,914 बेड उपलब्ध हैं। आइसोलेशन बेड हमारे पास 9,492 उपलब्ध हैं। आईसीयू 1,598 उपलब्ध हैं और वेंटिलेटर 993 उपलब्ध हैं। जबकि हमारे पास गंभीर मरीज मध्य प्रदेश में 28 है, जो स्थिर है वो 264 है और पॉजिटिव 341 है, और जो स्वस्थ होकर वापस घर चले गए वो 25 इस तरह के केस है। मैं समझता हूं कि मैंने समाधान की कोशिश की है आपके। नहीं मिश्रा जी, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में लगभग 15 साल से आपकी सरकार है। अगर हम इधर साल 1.5 साल का छोड़ दें, कमलनाथ जी की जो सरकार रही है, तो लगातार एक कंसिस्टेंसी रही है और मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी में भरोसा जताया, बीजेपी के नेतृत्व में भरोसा जताया और आप में और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भरोसा जताया। बावजूद इसके क्यों इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि इंदौर में या मध्य प्रदेश के बाकी और ज़िलों में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको पर्याप्त पीपीई नहीं उपलब्ध है या पर्याप्त बेड नहीं उपलब्ध है, या जो मरीज आ रहे हैं उनको उस लेवल पर चेकिंग और टेस्टिंग नहीं हो रही है जिस लेवल पर चेकिंग और टेस्टिंग की अपेक्षा। ये शिकायत बेड उपलब्ध, जी जी बोलिए। शिकायत कोई कर रहा है आपसे जी कि जी बेड उपलब्ध नहीं है या आईसीयू, ये शिकायत कोई गलत आपको जानकारी दे रहा है। आपके माध्यम से आप उसे करेक्ट कर दीजिए। मैंने संख्या बोली है और मैंने ये भी बताया कि कुल इतने ही हैं। कोई अब भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है तो मुझे नहीं मालूम। हमारे पास पर्याप्त बेड है, पर्याप्त आईसीयू है, पर्याप्त वेंटिलेटर है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। ये सब चीज़ें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह की रियायतें और स्कीम्स देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शुरू किया है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उनके बीमा को लेके, उनके परिवार के भविष्य को देखते हुए, उस अनुपात में मध्य प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उस तरह की सहूलियत और रियायतें देने में कहीं ना कहीं कोताही कर रही है, कंजूसी कर रही है। इसमें क्या सच्चाई है? वो जो सब दूसरे प्रदेशों में हुआ है, जो दूसरे प्रदेशों में हुआ है, हमने उससे आगे जाके किया है। हम तो बिल्कुल आखिरी व्यक्ति, अंत्योदय तक पहुंच गए। आखिरी व्यक्ति के खाते में रुपया पहुंचा तक दिया हमने। ऐसी कोई योजना नहीं है जो दूसरे राज्यों में हुई और हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ हम और आगे निकल के गए हैं। गरीब के घर तक गेहूँ, गेहूँ के साथ आटा, आटा के साथ दाल, दाल के साथ सब्जी, ये तक पहुँचाई है हमने। ये इसके आगे मसाले, धनिया, मिर्च, नॉन भी पहुँचा दिया है, नमक। नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उसने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा शुरू किया है और आपकी सरकार अब जाके 50 लाख रुपए की बात कर रही है। तो क्या आप लोग भी उसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपया करने के बारे में सोच रहे हैं? जरूरत होगी तो जरूर जरूर बिल्कुल, क्यों नहीं सोचेंगे। अच्छी बात अगर कोई होगी तो क्यों नहीं सोचेंगे। और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूर हैं,
जो कि फैक्ट्रियों के बंद होने के वजह से और 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन होने के वजह से पूरे देश से भाग भाग के आपके राज्य में गए हैं, उनके लिए क्या योजना है? कोई लॉन्ग टर्म योजना है? क्योंकि फैक्ट्रियां तब आने वाले 4-6 महीने तक खुलने की कोई संभावना नहीं है। अभी तो 3 महीने तक सभी को राशन पहुंचा दिया गया है। कंट्रोल का राशन बंटने भी लगा है, पहुंचा भी दिया गया है। सभी के खातों में रुपए पहुंचा दिए गए हैं। जिन पर पात्रता पर्ची नहीं है उनको भी राशन दिया जा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राशन चाहे उसको राशन न मिले और उनके खातों में पैसा नहीं पहुंचे। ये सभी मजदूरों के खाते में भेज दिए गए हैं। और भी आवश्यकता जैसी जैसी पड़ती जा रही है, जहाँ जहाँ जैसा जैसा सुझाव और सुधार ध्यान में आता जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार करते जा रहे हैं। मिश्रा जी, एक और गंभीर आरोप लग रहा है और वो इंडस्ट्री सेक्टर से लग रहा है, और ख़ास तौर से बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, चाहे देश में हैं या राज्यों में हैं, उन सभी सरकारों पर लग रहा है कि पहले तो सरकार ने आनन फानन में, या हम अंग्रेजी में कहें तो नी जर्क रिएक्शन किया और तालाबंदी कर दी पूरे देश में। और उसके बाद जब उसको लगा कि दिहाड़ी मजदूर या हम कहें कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूर अपना अपना जो कर्म क्षेत्र था उसको छोड़ के अपने गांव की ओर भागने लगे और अपने होम टाउन में भागने लगे, तो अचानक सरकार को लगा कि अब उनकी चिंता करनी चाहिए। तो मजदूरों की चिंता को प्रायोरिटी में लेते हुए जो इंडस्ट्री की चिंता थी उससे सरकार ने मुंह मोड़ लिया। नतीजा ये है कि मजदूरों की तो चिंता हो रही है कुछ हद तक, उनको राशन और बाकी चीज़ें मुहैया कराई जा रही है, या जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको जो पुराना बकाया धनराशि था वो भी दिया जा रहा है और आगे के लिए भी आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्री सेक्टर है, जो ख़ास तौर से MSME जिसको बोलते हैं, उसके बारे में कोई पैकेज, कोई योजना आप लोगों की तरफ से क्या आने वाली है? क्योंकि उनकी इंडस्ट्री बंद है, उनको बिजली का बिल देने आए, वो बैंक का जो लोन है उसमें कोई उनको रियायत नहीं मिलने वाली है। कई राज्य सरकारें जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां से कहा गया है कि हम रैंडम बिलिंग करेंगे पिछले 3 महीने का निकाल के, और वह बिल इंडस्ट्री को देना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि हम लोगों के बारे में तो न सरकार सोच रही है, न मीडिया सोच रही है, तो हम ही नहीं रहेंगे तो हम बाकी लोगों की चिंता कैसे करेंगे, मजदूरों की सैलरी कहाँ से देंगे? इसके बारे में क्या मध्य प्रदेश में कोई चल रहा है चिंतन इस दिशा में? उस दिशा में भी चिंतन करेंगे, पर आज सामने जो चिंता की बात है कोरोना की, उसकी चिंता कर रहे हैं। लोगों के जान बचाने की चिंता कर रहे हैं। आप ट्रंप जैसी बातें वो लोग न करें कि हमें लोगों की जान की चिंता नहीं है, इंडस्ट्री की चिंता है। न तो अमेरिका में इंडस्ट्री बची और न लोग बचे, न इटली में इंडस्ट्री बची और न लोग बचे। चरणबद्ध करके ही हम इन सब बातों पर विचार कर सकते हैं। उनकी भी चिंता होगी, देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की चिंता होगी। टीम मोदी काम कर रही है देश के अंदर, आप उसको बीजेपी और कांग्रेस में अभी मत बांटो। अभी 29 राज्यों के मुख्यमंत्री टीम मोदी के रूप में काम कर रहे हैं। संकट अभी देश पे है, उसको मजदूर और इंडस्ट्री में मत बांटिए। अभी मेरी प्रार्थना इतनी सी है, अभी सिर्फ इस संकट को मानिए, कोरोना को अपना दुश्मन माने, और दुश्मन पे हम कहाँ से हमला कर सकते हैं और दुश्मन से कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं। अगर हम ये मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। जिस तरह से आपने कहा इंडस्ट्री के बारे में, MSME के बारे में, आप ज़रा कल्पना तो करिए कि अमेरिका ने MSME की चिंता की थी ना, उन्होंने पैसे की चिंता की थी ना, इकोनॉमी की चिंता की थी ना। और यही कारण है कि आज इतनी सारी मौतें अमेरिका के अंदर लगभग 17,000 के आसपास हो ली हैं, 4 लाख लोग प्रभावित हो लिए। इटली के अंदर कितने 12,000 के लगभग 10,000 के लगभग लोग प्रभावित हो लिए, फ्रांस के अंदर हो लिए, चीन के अंदर हो लिए। अब आप जरा कल्पना करो, हमारे भारत की आबादी अगर बाकी इटली और अमेरिका से तुलना करेंगे 130 करोड़ है, और हमारे यहाँ 149 के लगभग आज के आंकड़े जो भी होंगे वो उससे हताहत हुए। तो आखिर कुछ तो चिंता की होगी ना। जब इनकी कर लेंगे तो उनकी भी करेंगे जिनकी आप बात कर रहे हो। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई क्षेत्र हम छोड़ देंगे या सरकार छोड़ देगी। सब इस देश के अंग हैं, हम भी और आप भी, वो भी और वो भी, मजदूर भी है, उद्योगपति भी है।
इसमें किसी को छोड़ने की बात नहीं है, पर जो तात्कालिक सामने है पहले उसको देख रहे हैं। लेकिन यही तो कहा जा रहा है कि हमारे लिए तो आदर्श अमेरिका है, अमेरिका की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, अमेरिका की जो हुकूमत है जिस तरह से वो काम कर रही है। हम हर बात में अमेरिका का उदाहरण देते हैं कि अमेरिका ने ये किया है इसलिए हम भी वो काम करेंगे। तो अमेरिका में जिस लार्ज स्केल पर सैंपल टेस्टिंग हो रही है, उस तरह से लार्ज स्केल पर भारत में और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में तो सैंपल टेस्टिंग नहीं हो रही है कोरोना के इन्फेक्टेड लोगों की। अगर टेस्टिंग नहीं हो रही तो पेशेंट कौन लाके बता रहा है आपको? और अमेरिका की आप तारीफ कर रहे हैं, तो इतनी मौतें कैसे हो गई अमेरिका में? मैं नहीं तारीफ कर रहा इतने हूं। लोग बीमार कैसे हो गए? 4 लाख के आसपास है, उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं। नहीं, आप जो जिसने भी की हो आपसे, उन तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये आ कहाँ से रहे हैं पेशेंट? मैंने तो अपनी बातचीत शुरू करने के सामने आपको स्वास्थ्य के बारे में भी बताया, और संपर्क जो हमारा गरीब से हो रहा है, गांव से हो रहा है, उसके बारे में भी बताया। और कोई जिज्ञासा हो तो मैं कोशिश करूंगा शांत करने की, मेरी जिम्मेदारी है। मिश्रा जी, अभी तक का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये बीमारी अभी रूरल इंडिया में उतना नहीं पेनिट्रेट कर पाई है जितना कि अर्बन और न्यू अर्बन क्लास को टारगेट कर रही है। और जो मरीज भी आ रहे हैं वो मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। अभी रूरल इंडिया तक तो गई ही नहीं है बीमारी। तो इसलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर इसकी सैंपलिंग जाना भी नहीं चाहिए हमें। जी, हाँ बोलिए। जाना भी नहीं चाहिए रूरल तक, हम प्रार्थना करेंगे। और देखिए, ये आप भी जानते हैं कि ये जो शहरों के अंदर फैली, उसमें जमात की एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये जमातियों के कारण से ये बादी फैली, नहीं तो हम तो 1 और 2 तारीख को ही संभल गए होते। इनके कारण से जो अब ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहे हैं, जो छुप गए हैं, जो फरार हो गए हैं, जो हमारे डॉक्टरों की टीम पे हमला कर रहे हैं, जो पुलिस पर हमला कर रहे हैं, ये विकृत मानसिकता के लोग हैं जिसके कारण से इस देश को दिक्कत आ रही है। ये ऐसी विकृत मानसिकता के और कहीं नहीं मिलेंगे। बाकी तो सारे देश अपने देश को बचाने के लिए एक होते हैं। ये कुछ विकृत मानसिकता के जमाती हैं। ये देश कैसे ख़त्म हो जाए थूकते हैं लोगों के ऊपर। अगर भर्ती कर लो तो बाढ़ में नंगे घूमते हैं सिस्टरों के सामने। ये पुलिस जाए बचाने को, डॉक्टर की टीम इलाज कराने को जाए, सैंपल लेने को जाए तो हमला करते हैं, निंदनीय कृत्य करते हैं। इनका क्या इलाज है? कोरोना को तो हम इस कीजेवाणी को मार ही लेंगे, इनका क्या करेंगे? ये भी शोध का विषय और सोच का विषय आपका और हमारा होना चाहिए। नहीं, देखिए, जमातियों ने जो कुछ किया है अभी तक चिंता का विषय और चिंतन का विषय निश्चित रूप से कंडेमनेबल है। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जमातियों के किसी भी एक्शन को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये घोर निंदनीय है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जमातियों को इतनी बड़ी तादाद में देश के अलग अलग राज्यों से और देश के बाहर से दिल्ली तक पहुंचने की इजाज़त किसने दी थी? उस समय सरकारें कहाँ थीं? दिल्ली की केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी? जब 3 महीना पहले से इस महामारी का प्रकोप साफ तौर पर पूरी दुनिया को दिखाई देने लगा था, भारत में भी उसके केस मिलने शुरू हो गए थे, ऐसे हालात में इन जमातियों को वीज़ा की इजाज़त किसने दी? इन जमातियों को दिल्ली तक एकजुट पहुंचने की इजाज़त किसने दी? दिल्ली के केजरीवाल जी की चर्चा अपन दिल्ली के केजरीवाल जी की चर्चा करेंगे तो ये विषयांतर हो जाएगा। क्योंकि केजरीवाल जी ने क्यों अनुमति दी या क्यों संरक्षण दिया, ये शोध का विषय है और सोच का विषय भी है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ इस मानसिकता की, चाहे वो मानसिकता जमातियों की हो और या किसी अन्य की हो। अगर जिस देश में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस राष्ट्र पे संकट आया है, ये किसी पार्टी पे, किसी व्यक्ति पे, किसी शहर पे या प्रदेश पे संकट नहीं है, ये किसी जाति पे संकट नहीं है, ये राष्ट्र पे संकट है। और राष्ट्र की इस घड़ी में पूरे के पूरे राष्ट्र को खड़ा हो जाना चाहिए एक साथ। हालांकि राष्ट्र का जो बहुत बड़ा वर्ग है इन जमाती जैसी विकृत मानसिकताओं को छोड़ के पूरा साथ खड़ा है, लेकिन कुछ हैं जिन्होंने पूरे देश में थूकने का काम, लूटने का काम, जहर घोलने का काम किया है। देखिए, देश तो खड़ा है और देश पूरी तरह से प्रधानमंत्री के साथ है, सरकारों के साथ है, चाहे राज्य सरकारें हैं या देश की सरकार है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 3 महीना पहले से लगातार अलर्ट आ रहा था, WHO का अलर्ट आ रहा था, भारत में अलग अलग केस मिलने शुरू हो गए थे, बजाय उस पर फोकस करने के एक राज्य सरकार को गिराना और वहां अपनी सरकार बनाने में पूरी ताकत लगाई गई, ये कितना मुनासिब था? ये हमने थोड़ी गिराई है राज्य सरकार, आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब? भारतीय जनता पार्टी के कारण गिरी है सरकार। भारतीय जनता पार्टी टूटी थी, हमारे लोग भाग के गए थे। मिश्रा जी चिट्ठी तो आप लेके ही गए कर रहे हैं आप? मिश्रा जी चिट्ठी तो आप लेके ही गए थे स्पीकर के वहां, नहीं, कांग्रेस के विधायकों की। नहीं, हम तो जरूर जाएंगे भाई, हम दूसरे बड़े दल थे, हम तो जाएंगे ही लेके, अपना दावा हम तो पेश करेंगे। नहीं, दावा नहीं, आप कांग्रेस, लेकिन इसे विषयांतर क्यों कर रहे हैं इस गंभीर विषय को आप? नहीं मिश्रा जी, हम जिन्हें नहीं, वो कांग्रेस से उनके नेता इस्तीफा दे चुके थे। उसके बाद का घटनाक्रम है जो आप कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। उसके पहले भाजपा में शामिल हो चुके थे माननीय सिंधिया जी। आप ऐसे ना करो, मेरे से उस विषय पे आप बहस कर नहीं पाओगे, उसका उतनी आपको जानकारी नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप डीपली विषय, गंभीर विषय पे ही रहें। ये विषय गंभीर है, इसके लिए तो अपन 2-4 दिन बाद, 14 के बाद फिर चर्चा कर लेंगे। मैं कोई मना ही नहीं कर रहा इस विषय पे चर्चा करने को। मुझे सिंधिया जी का क्या हाल चाल है? सिंधिया जी का क्या हाल? आज लोग कहेंगे कि हम कहाँ चले गए। सिंधिया जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है? अच्छे हैं, हमारे नेता हैं, पर सिंधिया बहुत बढ़िया हैं, हमारे नेता हैं। पर मैं कह रहा हूं कि अभी कोरोना पर ही चर्चा करें, सिंधिया जी पे चर्चा अपन 4 दिन बाद कर लेंगे। तो हम एक बार फिर चाहते हैं कि आप अपने दर्शकों को, हमारे चैनल के दर्शकों को, मध्य प्रदेश की जनता को एक बार फिर आश्वस्त करिए कि मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में, उसको शिकस्त देने में पूरी तरह समर्थ है और उसके पास हर तरह के संसाधन मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी ताकत से शिवराज चौहान जी लगे हुए हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे वो स्वयं इस विषय की समीक्षा करते हैं। उनको पास में लंबा अनुभव है मध्य प्रदेश का और एक एक शहर के बारे में गहरी जानकारी है, लंबा राजनीतिक जीवन है। इसलिए प्रदेशवासी निश्चिंत रहें, उनका मुखिया पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आपकी सेवा में लगा है। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, पर्याप्त ICU बेड उपलब्ध है। भगवान ना करे कोई भी मौत होती है, दुखद होती है, लेकिन हम पूरी मेहनत से और ताकत से जनता की सेवा के लिए प्राणपण से जुटे हैं और आगे भी जुटे रहेंगे। कोई चिंता न करे और घबराए नहीं, पूरी सरकार साथ खड़ी है, पूरी पार्टी साथ खड़ी है। शिवराज जी स्वस्थ हैं? एकदम स्वस्थ हैं, आपकी कृपा है, माई की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए, शुक्रिया।